नेऊर नदी के तट पर रेत के स्टॉक और रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार दिया। विकास की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। सुशासन के दावों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आखिर सुशासन के दावे करने वाली सरकार के नाक के नीचे चल क्या रहा है? 7 महीनों में 120 चाकूबाजी की घटनाएं दर्ज हुई। ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। आज भी एक बगुला है जो हाउस के तालाब में बैठा है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर सोनहा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां रेत के कारोबार को लेकर 3 लोगों की उनकी ही फॉर्च्यूनर कार में जिंदा जला दिया गया। यह घटना उस गांव की है जिसकी कुल आबादी महज 827 लोगों की है। नेऊर नदी के तट पर रेत के स्टॉक और रॉयल्टी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना इसलिए भी विचलित करती है क्योंकि यह उस राज्य में हो रहा है जिसे शांति का टापू माना जाता है। लेकिन रुकिए, यह कोई पहली घटना नहीं है जिसने पूरे प्रदेश को स्तब्ध किया हो। ऐसा लगता है कि जब से सुशासन की सरकार आई है, विकास की रफ्तार से कहीं ज़्यादा तेज अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह भी है कि आखिर रेत के अवैध कारोबार और उससे होने वाली करोड़ों की कमाई के पीछे ऐसा कौन सा संरक्षण है कि विवादों का निपटारा अदालत या प्रशासन नहीं बल्कि गोलियों, आग और हत्या से होने लगा है। इस पूरे मामले में एक पहलू यह भी है कि मृतक और आरोपी दोनों का संबंध सुशासन वाली भाजपा सरकार से है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सत्ता के संरक्षण में पनप रहे रेत माफियाओं पर कानून का डंडा उतनी ही मजबूती से चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आरोपी क्षेत्रीय विधायक रेणुका सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सुशासन के नाक के नीचे कहीं माफिया राज तो नहीं पनप रहा है, या फिर अफसरशाही इस कदर बेलगाम हो चुकी है कि व्यवस्था की आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जिसने प्रदेश की छवि और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हों। आज इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। आखिर सुशासन के दावे करने वाली सरकार के नाक के नीचे चल क्या रहा है। नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। बात शुरू होती है 2023 से। सरकार बने अभी 6 महीने नहीं बीते थे कि एक ऐसी घटना हुई जिसे ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मामला था कलेक्टर कार्यालय और एसपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी का। देखते ही देखते सरकारी दफ्तर हिंसा की आग में घिर गए और कानून व्यवस्था संभालने वाला पूरा तंत्र बेबस नजर आ रहा था। यह घटना छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की घटना थी। इस घटना ने सुशासन के दावों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। सवाल उठे कि आखिर खुफिया तंत्र को पहले इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आखिर ऐसी कौन सी चूक हुई कि हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस प्रशासन समय रहते स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाया? घटना के बाद कलेक्टर और एसपी जरूर हटा दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है कि क्या केवल अधिकारियों के बदल देने से कानून व्यवस्था की खामियां दूर हो जाती है, या फिर उन मूल कारणों पर भी काम होना चाहिए जो बार बार ऐसी घटनाओं को जन्म दे रहे हैं? अगर बात कानून व्यवस्था की हो रही है तो कबीरधाम का वह मामला भी शायद ही कोई भूल पाया होगा जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। सरकार के गठन के कुछ ही महीने बीते थे और लोहारीडी गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि आक्रोशित भीड़ ने पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर को आग के हवाले कर दिया। घर के भीतर मौजूद लोगों को बंधक बना लिया गया। पुलिस बल यहां तक कि एसपी पर भी पथराव हुए। कई पुलिसकर्मी घायल हुए और मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों तक को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। यह सिर्फ एक गांव की भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर बड़ा सवालिया निशान था। आखिर ऐसी स्थिति बनने से पहले प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?
भीड़ को समय रहते नियंत्रित क्यों नहीं किया जा सका? और सबसे अहम, क्या इस पूरी घटना से व्यवस्था ने कोई सबक लिया? क्योंकि इसके बाद भी प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आती रही जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सुशासन के दावों और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है। आगे सुनिए। राजधानी रायपुर में 72 घंटे के भीतर 7 हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक सामने आई हत्या की वारदातों ने पूरे शहर को दहशत में डालकर रख दिया। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया तो आम लोगों के बीच भी सवाल गूंजने लगा कि आखिर राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं। जिस शहर में प्रदेश की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, वहीं लगातार हुई हत्याओं ने पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा कर दिया। यह मामला सिर्फ 7 हत्याओं को नहीं था, बल्कि उस डर का प्रतीक बन गया जिसने लोगों को लगने लगा कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और कानून का खौफ लगातार कम होता जा रहा है। अपराध का सिलसिला यही नहीं रुका। राजधानी में मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मलाल कौशिक तक झपटमारों के शिकार हो गए। सरेराह उनका मोबाइल छीन लिया गया। जब सत्ता पक्ष का वरिष्ठ जनप्रतिनिधि ही अपराधियों के निशाने पर हो तो आम नागरिक खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसी दौरान रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र में गौ परिवार के संदेह में 3 लोगों की मौत का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बना। घटना के बाद इसे लेकर मॉब लिंचिंग के आरोप लगे। वहीं बाद में पुलिस की चार्जशीट में अलग अलग निष्कर्ष आया, लेकिन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि कानून अपने हाथ में लेने की स्थिति पैदा हो गई हो। यह घटना केवल 3 लोगों की मौत का नहीं था, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, भीड़, हिंसा और प्रशासनिक सतर्कता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा था। इसके आगे बढ़ें तो रायगढ़ जिले के तमनार की घटना में प्रदेश की कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोयला परियोजना को विरोध में दौरान हिंसक प्रदर्शन हो रहा था और हालात इतने बिगड़ गए कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, उन्हें घसीटा गया और पुलिस बल पर जमकर हमला किया गया। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर प्रदेश का खुफिया तंत्र कहाँ था। यदि पहले से तनाव और भीड़ के उग्र होने की आशंका थी तो पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी उठ रहा है कि घटना के समय जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे और हालात इस कदर बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे। बताया जाता है कि यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस घटना के दौरान रेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अगर हत्या, लूट और गैंगवार की बात करें तो राजधानी से लेकर न्यायधानी तक अपराध का ग्राफ लगातार चिंता बढ़ाता नजर आया। वहीं न्यायधानी बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाओं ने ऐसा विकराल रूप लिया कि मामला सीधे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक पहुंच गया। मगहज 7 महीनों में 120 चाकूबाजी की घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 122 लोग घायल हो गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आखिर खुलेआम बिक रहे घातक हथियारों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सरकार की आखिर क्या रणनीति है। इन बढ़ते अपराधों में गौरेला पेंड्रा मरवाही का भी जिक्र शामिल है, जो एक छोटा सा जिला है। वहां एक वारदात होता है जिसमें कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी साप्ताहिक बाजार में दिन दहाड़े एक सराफा कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि बाइक सवार बदमाश सोने चांदी और आभूषणों से भरा बैग लूटने की कोशिश कर रहे थे और विरोध करने पर उन्होंने व्यापारी को गोली मार दी। वारदात में पूरे इलाके में दहशत फैल गई और व्यापारी में खासा आक्रोश देखने को भी मिला, मगर पुलिस प्रशासन और उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई बदलाव नजर नहीं आया। अगर कानून व्यवस्था और अपराध की भयावह तस्वीर समझना हो तो वर्ष 2025 में चलना होगा, जहां शुरुआत के समय में एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का शायद ही कोई भूल पाया होगा। बस्तर के एक निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी को लापता हुए और 2 दिन बाद उनकी लाश बीजापुर के एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। आरोप है कि उनकी हत्या बेहद निर्ममता से की गई और शव को सबूत मिटाने की नीयत से सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया। इस घटना ने न केवल पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर की पत्रकार बिरादरी को झकझोर कर रख दिया था। विडंबना देखिए कि जिस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर थे और नक्सलवाद खात्मे की बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसी दौरान एक पत्रकार की निर्मम हत्या का मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ था। यही नहीं, बाद में जब राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मलाल कौशिक का सरेराह मोबाइल झपट लिया गया, उस दौरान भी अमित शाह प्रदेश के
बस्तर के दौरे पर थे और वो नक्सलवाद खात्मे का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी ओर प्रदेश की ओर अलग अलग हिंसे, लूट, हत्या, स्नैचिंग और संगठित अपराधों की घटनाएं कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार देखें तो सवाल केवल अपराधों का नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले नेतृत्व पर भी उठता है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पुलिस महकमे के शीर्ष पर तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा को ही सरकार ने बरकरार रखा। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया ताकि पुलिस व्यवस्था की कमान उन्हीं के हाथों में बनी रहे। इसके बाद लंबे समय तक पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो सकी और अरुणदेव गौतम को प्रभारी डीजीपी के रूप में जिम्मेदारी संभालते रहे। इधर प्रभारी के माथे कानून व्यवस्था चलती रही, उधर अपराधों का ग्राफ उसी तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। बताया जाता है कि तत्कालीन सरकार हो या सुशासन की सरकार हो, पुलिस का नेतृत्व करने वाली कुर्सी हर बार रबर स्टैंप की तरह बनकर रह गई है। तत्कालीन सरकार में तो एक एडिशनल स्तर का अधिकारी भी डीजीपी की कुर्सी से ज्यादा प्रभाव रखता था। आज भी एक बगुला है जो हाउस के तालाब में बैठा है। वह इतना ताकतवर है कि उसके पूछे बिना हेडक्वार्टर का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। इस बगुले का सर्विस काल भी बड़ा रोचक है। 20 साल की सर्विस में यह बगुला कभी ग्राउंड जीरो में नहीं रहा। इस बगुले का 75% सेवा मंत्री और नेताओं के पीए बनकर बीता है। आज भी यह हाउस के सरोवर में गोते लगा रहा है और कानून व्यवस्था को अस्थिर कर रहा है। अब जिसने ग्राउंड जीरो देखा ही नहीं, उसे खाक पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की समझ होगी। समय रहते अगर इस बगुले को सरोवर से नहीं निकाला गया तो सरोवर की गंदगी में अब सारी मछलियों को भी इसका भुगतान करना होगा, क्योंकि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था का मूल्यांकन केवल अपराधियों की गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम और नागरिकों सुरक्षा भावना से भी होता है।